आइए आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक की क्लास 7 की जो प्लीजेंट रीडिंग बुक है एन एलियन हैंड, उसके चैप्टर 2 की कहानी सुना देता हूं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो ये कहानी एक हाथी के बच्चे की है जो कैसे सीखता है और उसका एक साथी भी होता है और उन दोनों ने क्या क्या शैतानियाँ की और हाथी ने कैसे जो है वो एक बच्चे की जान बचाई, इस कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिंगिंग अप कारी, यानी कारी को बड़ा करना, पाल पोस कर बड़ा करना, यानी कारी का पालन पोषण, ये इसका मीनिंग ये निकलेगा। अब इसमें कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कारी ए 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। कारी जो है वो कौन है? एक 5 महीने का छोटा हाथी का बच्चा है। लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। और वो किसके साथ रहता है और बड़ा होता है? एक 9 साल के अपने दोस्त के साथ बड़ा होता है और वही उसका कीपर भी है, मतलब उसका मालिक भी वही है। कारी डजंट ईट मच। कारी ज़्यादा खाता नहीं है, बस सिर्फ जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। प्रतिदिन वो केवल 16 किलो मज़ेदार स्वादिष्ट जो है रस भरे टहनियाँ खाता है। और क्या है उसके फीचर? प्लेफुल एंड सेंसिटिव, बहुत ही मस्तीखोर है और बहुत ही संवेदनशील भी है। कारी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग, जैसा कि कारी ने एक बच्चे को डूबने से भी बचाया। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की अगली कहानियों को भी मैं आपके सामने पेश कर सकूं, और लाइक और शेयर भी कर देंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे। चलिए, तो कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। कारी एक हाथी जो 5 महीने का था जब उसे मुझे संभालने के लिए दिया गया। टेक केयर ऑफ मतलब संभालना, किसी की देखभाल करना। तो जब मुझे उसके देखभाल टेक केयर ऑफ करने मतलब उसकी देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया, आई वॉज 9 years ओल्ड। मैं उस समय कितने साल का था? मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़, मैं उसके केवल पीठ तक पहुंच पाता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो, अगर मैं अपने पैरों के अगले छोर पर खड़ा होता था, यानी उंगलियों पे, अगर अपने पैर की उंगलियों पे अगर मैं खड़ा होता था तब जाकर उसकी पीठ को केवल छू पाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years, और इतनी ऊंचाई तक वो 2 साल तक रहा। We grew together, हम लोग एक साथ बड़े हुए। That is probably, और शायद यही कारण रहा होगा कि I never found out just how tall he was। तो मुझे 2 साल तक ये समझ ही नहीं आया कि आखिर वो कितना लंबा हुआ है, क्योंकि उसके बढ़ने के साथ साथ मैं भी बढ़ता रहा। ही लिव्ड इन ए पेविलियन, वो एक अहाते में रहता था। अंडर ए थैच्ड रूफ, और उसकी एक छत बनाई गई थी उसके कमरे की जो घास फूस से बनी थी। विच रेस्टेड ऑन, और जिसे रखा गया था, उस घास फूस के जो छत को रखा गया था थिक ट्री स्टम्प्स, मोटे मोटे पेड़ों के तनों के सहारे खड़ा किया गया था और उस पर रखा गया था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, ताकि वो गिर न पड़े। व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट, जब कारी उनसे टकरा जाए, यानी अगर कारी उसके अंदर रहते हुए इधर उधर अगर हिले और किसी खंबे से टकरा जाए तो वो छत ही ना गिर पड़े, इसके लिए उसके छत की जो लकड़ियां हैं जिस पर छत को खड़ा किया गया था, वो लकड़ियां बहुत ही मोटे मोटे पेड़ों के तनों से बनाई गई थी।
वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहला बड़ा काम जो है बहादुरी का काम कारी ने किया, वो क्या किया कि उसने एक लड़के की जान बचाई। कैसे, वो आगे हम देखते हैं। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरलेस, तो कारी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे, लेकिन फिर भी, नेवरलेस मतलब फिर भी, उसे प्रतिदिन करीब 40 पाउंड जो है रस भरी और कोमल मुलायम टहनियाँ चाहिए होती थी, टू च्यू एंड प्ले विथ, चबाने और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन उसे ले जाया करता था नदी में सुबह सुबह, फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वह जो है नीचे बालू के किनारे पर जो है वो लेट जाता था। एंड वाइल आई रब्ड हिम, और मैं फिर उसे रगड़ता था। मैं क्या रगड़ता था? हिम विद द क्लीन सैंड, उसे साफ बालू से उसके शरीर को मैं रगड़ता था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और फिर वो उस नदी के पानी में घंटों तक जो है पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, और उससे बाहर निकलने पर उसका जो शरीर था, उसकी जो त्वचा थी, वो किसी काले हड्डी की भांति जो है वो चमक उठती थी, मतलब ग्रेफाइट की तरह चमकने लगती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो जो है खुशी से चिंघाड़ता था। विथ प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी से, वो खुशी से चिंघाड़ने लगता था। प्लेजर मतलब खुशी, तो वो खुशी से जो है वो चिंघाड़ने लगता था। एज आई रब्ड वाटर, जब मैं उसके शरीर पर पानी से रगड़ता था, उस ऊपर से नीचे पानी देकर धोता था, तो वो खुशी से चिंघाड़ने लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसे कान से पकड़कर खींच कर लाता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका था, ये सबसे आसान तरीका था किसी हाथी को खींचकर लाने के लिए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और फिर मैं उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और फिर जब मैं जंगल में अंदर चला जाता था। टू गेट सम लशियस ट्विग्स, और कुछ बहुत ही स्वादिष्ट जो है टहनियाँ जो है लाने के लिए मैं जंगल के अंदर चला जाता था। लशियस मतलब स्वादिष्ट और रस भरी। फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैच, किसी को भी एक काफ़ी तेज़ कटार चाहिए होती थी। हैच मतलब कटार, तो एक तेज़ कटार चाहिए होती थी। टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन टहनियों को काटने के लिए एक तेज़ कटार की ज़रूरत हुआ करती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच, मुझे तो इस हैच को तैयार करने के लिए आधा घंटा लगता था, उसे तेज़ करने के लिए, उसकी धार को तेज़ करने के लिए। शार्पन मतलब धार को तेज़ करना, तो उसके धार को तेज़ करने के लिए मुझे आधे घंटे का समय लगता था। इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, अगर कोई ट्विग, कोई टहनी जो है आप मचोड़ कर तोड़ते हैं, म्यूटिलेटेड मतलब मचोड़ कर तोड़ना, तो अगर किसी डाली को आप मचोड़ कर तोड़ देते हैं तो एलिफेंट विल नॉट टच इट, हाथी उसे छुएगा भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी, कारी के लिए नए नवेले और बिल्कुल कोमल मुलायम जो टहनियाँ और पत्तियाँ जो हैं वो लाना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़, मुझे हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, सबसे कोमल और मुलायम पत्तियों को
और टहनियों को तोड़ने के लिए मुझे हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज़ वेरी फंड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, और जैसा कि वो एक बरगद के जो नरम नरम टहनियों का बहुत ही शौकीन था। फंड ऑफ मतलब शौकीन, ठीक है। तो ये जो काफ़ी शौकीन था, विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, और ये जो है लगता था जैसे कोई पत्तियों का चर्च हो, वैसे वो उसकी डालियाँ और पत्तियाँ वैसे ही बढ़ती थीं। तो आई वॉज़ गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, तो इसी प्रकार मैं एक इसकी टहनियाँ मतलब बरगद की कुछ कोमल कोमल टहनियाँ और पत्तियाँ जो है वो जमा कर रहा था मार्च के महीने में, एक स्प्रिंग डे में, मतलब बसंत के मौसम में। तो व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी, तो अचानक मैंने सुना कि कारी जो है वो मुझे कुछ बुला रही है, मुझे पुकार रही है इन द डिस्टेंस, थोड़े से दूरी से, ठीक है। तो बुला रही है, हाँ, तो कॉलिंग मी इन द डिस्टेंस, कुछ दूर से मुझे चिघाड़ कर पुकार रही है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और चूँकि अभी भी वो बिल्कुल ही बहुत काफ़ी युवा थी, मतलब किशोर होगी, हाँ। तो द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट, तो उसकी जो आवाज़ थी वो किसी हाथी के चिघाड़ने से ज़्यादा किसी बच्चे मतलब बेबी एलिफेंट के जैसी उसकी आवाज़ थी, हाँ, मतलब पूरे बिल्कुल बड़े हाथी के जैसी आवाज़ उसकी नहीं थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, तो मुझे लगा कि कोई उसे शायद चोट पहुंचा रहा हो, हाँ, कि उसको कारी को शायद कोई चोट पहुंचा रहा हो, इसलिए कारी उसे परेशान होकर के मुझे पुकार रही है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो मैं पेड़ से उतरा और दौड़कर मैं जल्दी से, काफ़ी तेज़ी से दौड़कर मैं उसके पास पहुंचा, जंगल के किनारे पर पहुंचा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन कारी जो है वहाँ पर नहीं था। तो कारी यहाँ पे देखो यूज़ किया गया ही कारी के लिए, इसका मतलब है मेल एलिफेंट था वो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कारी जो है जनरली नाम हम लोग को लग रहा है कि कोई लड़की का नाम होगा, मतलब फीमेल टाइप का नाम लग रहा है, लेकिन यहाँ ही लगाया है, मतलब वो एक मेल एलिफेंट था। तो आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, है ना। ऑल ओवर का मतलब चारों ओर, तो मैंने चारों ओर देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मुझे कारी कहीं नज़र नहीं आया। तो आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, तो मैं पानी के किनारे पहुंचा, मतलब नदी जो थी वहाँ पे, उसके किनारे में पहुंचा। एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तो मुझे पानी के सतह के ऊपर एक काला सा कुछ दिखाई पड़ा, जो कोई किसी चीज़ के लिए वो संघर्ष कर रहा था। देन इट रोज हायर, फिर वो और बड़ा होता गया और ऊंचा होने लगा। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट, तो मैंने ये देखा कि मेरे हाथी का वो सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, तो मुझे लगा कि कारी शायद डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, तो मैं तो बिल्कुल बेचारा बन गया था, क्योंकि मैं अब हाथी कोई डूब रहा तो उतना वजनदार को मैं कैसे बचा सकता हूँ। तो आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, मैं पानी में तो नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, 200 किलो के हाथी को या 400 पाउंड के हाथी को मैं तो नहीं बचा सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वो मुझसे बहुत ऊंचा भी था और वजनदार भी था, तो उसको तो मैं बचा नहीं सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, फिर मैंने ये देखा कि उसकी पीठ जो है वो पानी से ऊपर आने लगी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही मेरी नज़रें उसकी मतलब मैंने उसकी आँखों में देखा, उसने मुझे देखा। ही बिगैन टू ट्रम्पेट, वो ज़ोर ज़ोर से चिघाड़ने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे की ओर आने के लिए, शोर मतलब किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, उसको शोर बोलते हैं। तो जनरली समुद्र का किनारा को ही शोर बोला था, सी शोर ऐसे बोला जाता है।
तो वो किनारे की ओर आने के लिए स्ट्रगल करने लगा, संघर्ष करने लगा। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और फिर वो लगातार चिंगाड़े ही जा रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धकेल दिया, उसने मुझे ही पानी में धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं जलधारा में गिरा आई सॉ ए बॉय, मैंने देखा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने नदी के नीचे तली में देखा, मतलब जब मैं पानी के अंदर गया तो नीचे देखा कि एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, वो नदी के तली पर लेटा हुआ, फ्लैट पड़ा हुआ है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, अभी तक उसने जो है बॉटम जो है उसने टच नहीं किया था, मतलब नदी का जो तली है वहाँ तक वो नहीं पहुँचा था। नदी का तल, एकदम पानी में, एकदम नदी का जो नीचे का जो तल है उसको कहेंगे, है ना, नदी का तली। तो वो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा था, लेकिन पानी में बहुत ही बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा था। बट वाज समवट अफ्लोट, मतलब अभी तक तली में वो न जाकर चिपका नहीं था, सटा नहीं था जाकर, कुछ अभी तक कुछ ऊंचे ही तैर रहा था, लेकिन पानी में भीतर डूब गया था। हाँ, और तली से थोड़ा ही ऊंचा में वो अभी तक वो तैर रहा था। तो आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं वापस पुनः जो है नदी के ऊपर आया, हाँ, और एक लंबी सांस मैंने खींची। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और जहाँ पे कारी जो है वो खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और वहाँ पर उसके पैर जो है बालू में धंसे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने सूंड जो है वो हाथ की तरफ फैला रखी थी ताकि वो मुझे पकड़ सके, है ना, मुझे मदद कर सके, वैसा वो फैला कर रखा था। किनारे में वो खड़ा होकर सूंड को ऐसे फैला कर रखा था। तो आई डाइव्ड डाउन अगेन, तो मैंने सांस भरकर पुनः जो है नदी में मैंने डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और उस डूबते हुए बच्चे की बॉडी को, उसके शरीर को मैंने खींचकर ऊपर निकाला। टू द सरफेस, ऊपर जल के एकदम ऊपर पानी के ऊपर सरफेस पे लाया। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, मैं उतना अच्छा तैराक तो नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, तो मैं जो है किनारे की ओर उसको लेकर के तैर नहीं पाया। हाँ, मैंने उसको सिर्फ उठा करके ऊपर ले आया, लेकिन उसको ले करके किनारे की तरफ तैरने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नदी थी, वो बहने वाली नदी थी। तो उसकी अशोर मतलब किनारे की ओर ले जाना, है ना। शोर माने किनारा होता है, अशोर का मतलब स्विम अशोर मतलब किनारे की ओर तैरना। तो किनारे की ओर तैरने के लिए जो जैसे बेड मतलब होता है बिस्तर, और ही वॉज लाइंग अ बेड का मतलब हुआ कि वह बिस्तर पर सोया हुआ था, ऐसा। तो वो जो है मैं उसको खींच कर नहीं ला पा रहा था, क्योंकि पानी की धारा जो वो तेज़ थी। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और धारा उतनी तेज़ नहीं थी, धीमी ही थी, लेकिन वो मुझे अपने नीचे की तरफ ही खींच रही थी, तो मैं तैर नहीं पा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, मुझे ये देख करके कि मैं धारा में ड्रिफ्ट हो रहा हूँ, ड्रिफ्ट मतलब बह कर जा रहा हूँ। कारी हु वाज यूजुअली स्लो, कारी जो कि ऐसे तो बहुत ही स्लो चलती थी, खाती थी या खेलती थी। एंड पॉन्डरस, और काफ़ी जो है भारी भरकम थी, लगती थी। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक वो एकदम चील के बाज के जैसे उसने झपट्टा मारा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो लगभग नदी में आधा दूर तक आ गई। वेर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और फिर उसने जो है अपना सूंड फैलाया। एंड आई रेज्ड अप माई हैंड एंड टू कैच इट, और मैंने हाथ भी ऊपर उठाया उसको, उसके सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन मैं उसके सूंड को पकड़ नहीं पाया, और लगातार मैं इधर बह भी रहा हूँ। तो आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, तो मैंने देखा कि मैं तो लड़के को पकड़ रखा हूँ, तो उसके वजन से मैं वापस जो है पानी के अंदर जाने लगा, मतलब मैं भी डूबने लगा। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर।
तो इस बार मैंने देखा कि नहीं, नदी जो है उतनी गहरी वहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे पैर जो हैं वो बालू को छू रहे हैं। तो मैं जो है नदी के तली पर मैं जो है खड़ा सा हो गया, है ना, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने जो है दोनों पैर जो है टिका दिए बालू पर। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर मैंने दोनों पैरों से धक्का दिया रिवर बेड को ऊपर की ओर, है ना, मैंने नदी के तल को मैंने धक्का दिया और स्प्रिंग जैसा मैं ऊपर की ओर भागा। जाओ ना यहाँ से, जाओ ना, हटो ना, जाओ ना, उधर जाके खेलो ना। भागा तो सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, फिर मैं जो है उस धक्के से झटके से मैं ऊपर की ओर तीर की तरह मैं निकला। हाँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, है ना, ये है फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। तो हाँ, किसी के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो इसके बावजूद दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय इन विथ माई हैंड, यानी मैंने जब रिवर बेड को नीचे से झटका देकर ऊपर की ओर मैं भागा, तो बच्चे को, एक और लड़के को मैं पकड़ा हुआ था, इसके बावजूद मैं बहुत ही तेज़ गति से ऊपर की ओर गया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, ज्यों ही मेरा शरीर पानी से ऊपर आया, आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक, तो मैंने अपनी गर्दन के चारों ओर एक भारी भरकम और एक मोटे गद्दे जैसा कुछ अनुभव किया। दिस, हाँ, लैसो मतलब मोटा एक मोटा रस्से जैसा कोई चीज़, है ना, तो वो मैंने अपने गर्दन के चारों तरफ महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, तो मुझे बहुत ही डर लग गया, कि मुझे लगा जैसे कोई अजगर वगैरह होता है ना, कोई अजगर वगैरह अगर गर्दन में लिपट जाए, उस टाइप का उसको महसूस हुआ। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वालो मी, मुझे लगा कि कोई नदी का ही कोई जानवर है शायद, जो मुझे निगल जाना चाहता है। स्वैलो मतलब निगल जाना। तो आई हर्ड कारी स्क्विलिंग, लेकिन मैंने कारी को चीखते हुए, चिघाड़ते हुए सुना। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक, तब मैंने जाना कि ये उसकी सूंड थी, अबाउट माई नेक, जो मेरे गर्दन के चारों ओर थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, फिर उसने हम दोनों को किनारे की ओर खींच लिया। ठीक है, ओके। आगे है, कारी वाज लाइक ए बेबी, कारी जो था वो एक अभी बच्चा ही था। हाँ, ओके। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपको दिया गया है, वो मतलब एक आपको वहाँ से पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ कारी के से रिलेटेड, या अभी तक जो पढ़े आप, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए। उसमें एक तो है कि कारी बिकम्स फंड ऑफ राइप बनानास, है ना, तो कैसे कारी जो है, मैंने इसके बाद वाले पार्ट में ये हो सकता है, होगा कि पहले वो किसका था, फंड ऑफ, वो ट्विग्स का था, है ना, लेकिन अब वो राई बनाना का फंड होने वाला था, फंड ऑफ होने वाला था, मतलब उसका शौकीन बनने वाला था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, और फिर वो आगे ये भी सीखता है कि कैसे खुद की मदद कैसे की जाती है, मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, भले इससे उसके दोस्त को भले ही तकलीफ़ हो, लेकिन वो खुद की मदद खुद ही करना सीखना चाहता था। विथ क्वाइट डिग्निटी, और बहुत ही शान से, कारी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज़ ही डिज़र्व्स, और अब वो जो है, जो उसको डांटा जाता था, तो वो उन डांट को, उन धमकियों को भी जो है वो बड़े ही शान से सहता था, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि नहीं, अब मैं उस ऐसी डांट को सहने लायक हो गया हूँ, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। चाइडिंग मतलब डांटना, चाइड मैंने डांटना। तो बच्चों को चाइड किया जाता है ना, बच्चों को डांटा है तो उसको चाइडिंग बोलते हैं। और डिग्निटी मतलब तो शान, शान से, डिग्निटी मतलब शान। नहीं,
डिग्निटी मतलब अपना डिग्निटी हो तो वो हर्ट होगा, डिग्निटी हर्ट होगा, तो डिग्निटी मतलब शान हुआ ना, तब ना वो हर्ट होगा। वही चीज़, डिग्निटी मतलब यहाँ पे शान। तो उसको ये महसूस हो गया था कि वो थोड़ा शान रखने वाला हो गया था और थोड़ा डांट भी सहने वाला बनने वाला था, मतलब बन रहा था धीरे धीरे। वो जान रहा था कि मुझे डांट भी मिलेगी, तो उसको सहने के लिए वो तैयार रहता था। तो कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी जो है वो अभी किसके जैसा था, एक बेबी के जैसा ही था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, तो उसको जो है अभी किसकी ज़रूरत थी, उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, है ना। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। और चूंकि वो बड़ा हो रहा है तो वो भी एक बच्चे जैसा ही है। जैसे बच्चों को अगर कोई गलत काम करने पर उनको अगर डांटा ना जाए, उनको सही चीज़ ना दिखाया जाए, तो वो और गलत ही करते चले जाते हैं। तो वैसे ही है, मिसचीफ मतलब शैतानी, नटखटपन, है ना, शैतानियाँ। उसको बचपन की जो शैतानियाँ होती हैं उसको मिसचीफ बोलते हैं। जैसे मतलब ऐसा शैतानी जिससे किसी को मतलब ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन उसको मज़ा, हाँ उसको मज़ा आएगा। जैसे कि आप कुर्सी में बैठ रहे हैं, ठीक है ना, आप पीछे से किसी ने आपकी कुर्सी खींच ली, तो क्या हुआ, आपको चोट ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन उसको मज़ा आया। तो इस तरह के शैतानियों को बोलते हैं मिसचीफ। तो वही बोल रहा है कि अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पे शैतानी कर रहे हो, कि कब आप शैतानी कर रहे हो, तो ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो पहले से भी ज़्यादा शैतानियाँ करने लगेगा और शैतान बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन किसी ने उसे कुछ केले जो है खाने के लिए दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, तो जल्दी ही उसने जो है क्या कर लिया, पके हुए केलों के लिए बहुत ही अपने मन में बहुत ही जो है इच्छा जो है जगा ली, है ना, लोभ जगा लिया, है, हाँ ज़्यादा पसंद उसने जगा लिया। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, तो हम लोग क्या करते थे, डाइनिंग रूम में जो है एक लंबे टेबल में बहुत सारे फल सजाकर हम लोग प्लेट में रखते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, तो एक दिन क्या हुआ कि उसके सारे केले हो गए गायब, और जो है दोष किस पर लगा, हमारे घर के जो नौकर चाकर थे उन पर जो है दोष को मढ़ा गया, है ना। ब्लेम्ड मतलब दोष मढ़ देना, है ना, किसी को दोषी बता देना, ब्लेम दे देना। तो वो जो है नौकरों को दोषी ठहरा दिया गया कि उन्होंने सारे केले खा लिए घर के, ठीक है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से कुछ फल गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, तो अब इस बार दोष जो है मेरे मत्थे मढ़ दिया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, लेकिन मैं तो जानता था कि मैंने ऐसा किया नहीं है। तो इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मैं बहुत ही मुझे गुस्सा आया। विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। एंड द सर्वेंट्स, और नौकरों पर भी। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, श्योर मतलब पूरा विश्वास था कि उन्होंने ही ये फल जो है लिए होंगे, मतलब नौकरों ने, और मेरे मत्थे जो है ये सारा दोष मढ़ दिया गया। तो तो द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार जब फल फिर से गायब हुए, आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पेविलियन, तो मैंने काली के अहाते में जो है एक केले को बिल्कुल कुचला हुआ पाया, ठीक है। तो कुचला हुआ जब मैंने उसके पेविलियन में पाया, दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। while I was sitting in the dining room, यहाँ से तो अच्छा स्मैश्ड अप, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इसने मुझे बहुत ही सरप्राइज़ कर दिया।
फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी वहाँ पे फ्रूट जो है नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो जो है हमेशा टहनियों पर ही जीता था। लाया ही नहीं है तो कहाँ? जीता था। काला मुर्गा टंगा हुआ है वहाँ पर। तो उसने देखा कि तो पहले वो टहनियों में ही जीता था, टहनियाँ ही खाता था। तो इस बार उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई यहाँ पे केला कैसे मिल गया। तो एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, तो जैसा कि वो पहले टहनियाँ ही सिर्फ खाता था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, और मैं ये सोच ही रहा था, ये कल्पना ही कर रहा था कि मैं इस टेबल से मतलब कुछ फ्रूट लूँ या ना लूँ, क्योंकि ऐसे भी मुझे फंसा दिया जाता था। तो मैं टेबल से फ्रूट लूँ या ना लूँ, ये वैसा मैं सोच ही रहा था। तो विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन, अपने अपने माता पिता के परमिशन के मैं फ्रूट लूँ या ना लूँ, ऐसा मैं सोच ही रहा था। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी काली सी चीज़, वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक सांप, लगभग सांप जैसी देखने में, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक खिड़की से नज़र आई, है ना, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानाज, और सारे केले लेकर गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई सांप आया हो, इतनी तेज़ी से हुआ कि जैसे कोई सांप आया हो और सांप ने ही सारे केले लेकर भाग गया हो, सांप ही। तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई सांप जो है वो बनाना खाता हो। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, मुझे लगा कि कोई भयानक सांप ही होगा। दैट वुड स्नीक, टेरिबल मतलब भयानक, टेरिबल मीन्स बहुत ही भयानक, तो कोई भयानक सांप ही होगा जो यहाँ वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो चुपके से यहाँ घुस गया और जो है उस सारे फलों को लेकर भाग गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ या धीरे धीरे चुपके से कमरे से निकला। एंड विथ ग्रेट फियर, मतलब मैं धीरे धीरे कमरे से सरक कर बाहर निकला। एंड विथ ग्रेट फियर, बहुत ही डर से, इन माई हार्ट, अपने मुझे हृदय में बहुत ही भय लग रहा था। रैन आउट ऑफ द हाउस, और मैं दौड़कर घर से बाहर निकल गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और मैं ये महसूस कर रहा था कि लग रहा है कि सांप फिर से दोबारा ज़रूर ही आ जाएगा घर में, इसलिए मैं घर से बाहर भाग गया। एंड ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और वो सांप सारे फल फिर से खाएगा और ले जाएगा और हम लोगों को सारों को मार देगा। As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion. लेकिन जैसे ही मैं दौड़कर बाहर निकला, मैंने कारी की पीठ देखी जो कि पेविलियन की ओर जाते हुए गायब हो रही थी। हाँ, मैंने पहले पेविलियन की ओर जाते हुए मैंने उसकी पीठ को गायब होते देखा। And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up, क्योंकि मैं और भी डर गया। फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। तब तो मैं और डर गया कि मैं इस समय सांप से डर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं हाथी के पास जाऊं, मेरा दोस्त है उसके पास रहूंगा तो मुझे कुछ खुशी होगी। चीयर मी अप, वो मुझे मेरा डर को भगाएगा उसके साथ रहने से। कंपनी मतलब साथ, तो उसका साथ अगर मिलेगा तो मेरा डर जो है थोड़ा भागेगा और मुझे खुशी हो गई। तो आई रैन आफ्टर हिम, तो मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। मैं ये नहीं देख पाया था कि उसके सूंड में उसने केले पकड़ रखे हैं, तो मैं भी उसके पीछे पीछे पेविलियन चल गया, उसके हाथे में चला गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने वहाँ उसे देखा केलों को खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट, मैं तो है अचंभित हो गया, और मैं अचंभित होकर खड़ा हो गया और जो है बिल्कुल ही स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। एस्टॉनिशमेंट मतलब बिल्कुल हाँ, चौंक कर, अचंभित हो जाना, अचंभा में पड़ जाना, एस्टॉनिशमेंट। द बनानाज वेयर लाइंग स्ट्रूअन ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ जो केले थे वो छितरे पड़े थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपने सूंड को फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम
और एक दूर जो केला छिटक गया था उसको लेने के लिए उसने अपना सूंड को जो है फैलाया फ्रॉम ही वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ से वो खड़ा था। दैट इंस्टेंट, ठीक उसी समय ही कहाँ पे, मतलब छितरा देना, इधर उधर फैला देना। दैट इंस्टेंट, वो उसी क्षण, दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक। तो जो उस समय जो उसने अपनी सूंड फैलाई उस केले को उठाने के लिए, तो उस समय जो उसका सूंड जितना दूर फैला था वो बिल्कुल सांप जैसा ही, काले सांप जैसा ही लग रहा था। तो एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, तब मुझे ये एहसास हुआ कि असल चोर तो कारी है ना। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड मी माई पेरेंट्स दैट इट वाज कारी। और फिर मैंने उसके कान पकड़े और कान पकड़ के उसके खींच कर मैंने उसे निकाला और बहुत खुशी खुशी मैंने अपने माता पिता को दिखाया कि देखिए मम्मी पापा, मैंने चोरी नहीं की, ये कारी था जिसने सारे फल चोरी किए थे। हाँ, एंड नॉट आई दैट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। इतने सप्ताह से जो फल कोई चोरी कर रहा था वो मैं नहीं था और नौकर भी नहीं थे, बल्कि ये कारी ही था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसे काफ़ी डांट लगाई। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। हाँ, डांट लगाना, वहाँ चाइल्ड मैंने भी डांट लगाना, स्कॉल्ड मैंने भी डांट लगाना, दोनों का टाइप में अंतर है। जैसे कि वीप मैंने भी रोना, क्राई मैंने भी रोना, हाँ, और सिसकना इस तरह का होता है ना, तो अलग अलग टाइप है। इसी तरह स्कॉल्डेड हिम, तो जोर जोर से जब डांटते हैं तो उसको स्कॉल्ड बोलते हैं। तो फिर मैंने उसे ज़ोरदार डांट लगाई। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि बच्चों की तरह हाथी भी जो है वो हमारे शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने फिर उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। बोला कि अगर तुम अगले बार मैंने तुम्हें इस तरह से फल चोरी करते हुए पकड़ा ना, तो मैं तुम्हें बहुत ही डंटे लगाऊंगा। विप्ड मतलब छड़ी से पीटना, हाँ, छड़ी से पीटना, तो मैं तुम्हें छड़ी से खूब पीटूंगा। ही न्यू दैट वी वेर ऑल एंग्री विथ हिम, वो जान गया था कि हम लोग सभी उससे काफ़ी खफा हैं, क्रोधित हैं, है ना, गुस्साए हुए हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी गुस्साए हुए हैं। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड, तो उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसका जो गर्व था, वो इतना ज़्यादा आहत हुआ दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। मैंने, बेचारा सोचो, हाथी है तो वो कितने बातों को समझता है कि बेचारा उसका जो आत्मसम्मान था वो इतना ज़्यादा आहत हुआ कि उसने फिर कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी चोरी नहीं की। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, देन ऑन का मतलब उसके बाद से, हाँ, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, कोई भी उसको कोई फल देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। तो कोई जब देता था तो उसको वो चिंगाड़ करके थैंक यू बोलता था कि हाँ भाई थैंक यू, मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, तुमने दिया मुझे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक हाथी जो होता है वो इतना सेंसिटिव होता है, इतना संवेदनशील होता है कि वो चाहता है कि अगर मैंने गलती की है तो मुझे कोई पनिश भी करे। मतलब वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार भी रहता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो उसको स्वीकारता है और स्वीकार करके उसका दंड भी भोगने के लिए तैयार रहता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप हाथी को बिना किसी कारण के आप पनिश करोगे, ही विल रिमेंबर इट, वो इसे हमेशा याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और फिर वो अपने ही तरफ से उसका हिसाब चुकता करेगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा बच के ठीक है, आगे तो चलिए, तो इसमें क्या क्या इसमें दिया है फिर, तो कारी इज़ ए फास्ट लर्नर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कारी कैसे जो है एक फास्ट लर्नर है, मतलब बहुत ही प्रशिक्षु, बहुत सीखने वाला, बहुत ही तेज़ी से सीखने वाला बच्चा है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, वो कैसे जो है सभी तरह के संकेतों और आवाज़ों को बहुत ही जल्दी सीख जाता है। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न,
और लेकिन फिर भी एक पार्ट ऐसा होता है जिसे हाथियों को सीखने में 5 साल लगते हैं, एंड कारी इज़ नो एक्सेप्शन, और कारी भी इसमें कोई अपवाद नहीं है, यानी कारी को भी 5 साल उसमें लगा सीखने के लिए। वो चीज़ क्या थी वो आगे हम जान पाएंगे। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, हाथी को ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब उसे चलना है, एंड वांट टू गो फास्ट, कब उसे तेज़ चलना है, और व्हेन टू गो स्लो, कब उसे धीमा चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, इसे आप उसे उस प्रकार ही सिखाते हैं जैसे किसी बच्चे को आप सिखाते हैं। इफ़ यू से धत, अगर आप उसे कहेंगे धत, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसकी कान खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो सीख जाएगा कि उसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। सिमिलरली इफ़ यू से माले एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसको उसकी जो सूंड है उसको आप आगे की ओर खींचेंगे माली बोल करके, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो जान जाएगा कि ये सिग्नल है, ये संकेत है आगे की ओर चलने का। हाँ, वर्ड है, तो इसका मतलब है पहले तो आप उसका सूंड पकड़ करके और माली बोल बोल करके आगे ले जाओगे, तो ये कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि माली बोलने से आगे चलेगा, वो तो संकेत को समझ रहा कि आप जो सूंड खींच रहे हो ना, तो उससे उसको पकड़ में आ रहा कि अच्छा वो मुझे आगे की ओर खींचना चाहता है। तो आप वर्ड कुछ भी बोलो, अपनी अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आप अगर हिंदी में ही बोलो कि चलो भाई चलो, ऐसे बोल बोल कर अगर उसकी सूंड खींचोगे तो वो चलो भाई चलो को समझेगा कि चलना है। तो अलग अलग जगह का ये हाथी था, मान लीजिए साउथ इंडियन का था तो साउथ इंडिया में माली का मतलब जो होता होगा, इसलिए शायद वो वर्ड वहाँ पे यूज़ होता होगा। हाँ, हाथी जनरली तो साउथ इंडिया में ही रहता था ना, तो अब कारी जैसे नाम है, अब जहाँ का है अभी तो लोकेशन हम लोग को नहीं पता चल रहा है, पता चलेगा तो कंफर्म होगा। तो कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, तो 3 पाठ के बाद ही, 3 लेसन के बाद ही कारी जो है वो सीख गया कि माली का मतलब आगे की ओर चलना होता है। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसे धत सीखने में उसे कितने दिन लग गए? 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में उतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वो आपसे और लंबा होते ही जाता है। एंड हुड टेक केयर ऑफ हिम, है ना, तो उसके फिर कौन देखभाल करेगा? सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है रहता है, तो जो है आपको क्या करना चाहिए? हाँ, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ ए लैडर, जब 2-3 साल का हो जाएगा ना तो आप केवल उसके पीठ तक ही पहुंच पाओगे, वो भी सीढ़ी लगाकर। सो इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसलिए ये अच्छा ही रहेगा कि आप उसे बैठना सिखा दो धत बोलकर, सो दैट यू कैन क्लाइंब अप हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर जो है उसके पैर पर पहले चढ़िए और वहाँ से उसके कान पकड़कर उसके पीठ पर चले जाइए। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, अब कौन उस पर चढ़ने के लिए हमेशा सीढ़ी लेकर घूमेगा भाई? द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे ज़्यादा कठिन काम जो होता है वो होता है एक मास्टर कॉल सिखाना, मतलब एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुकार जो है उसको सिखाना, वो बहुत ही कठिन काम होता है। वो क्या है? तो ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, इसे सीखने के लिए उसे कम से कम 5 साल चाहिए। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग, एक फुसफुसाहट है ना, ये मास्टर कॉल जो है ये क्या है? ये एक फुसफुसाहट है, हाउलिंग साउंड, एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर, ये कैसा है ना, जैसे एक कोई सांप जो है फुसफुसा रहा हो और एक बाघ भी, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हों, हाँ लड़ रहे हों। तो अगर हाउलिंग मतलब गुर्राना, जो गुर्राहट होती है शेर बाघ का, शेर का तो इस टाइप का होता है ना, वो गुर्राने वाला साउंड। तो स्नैक का हिसिंग साउंड
ऐसा करना और उधर गुर्राने वाला साउंड, ये दोनों अगर एक दूसरे से लड़ रहे हो तो कैसा साउंड करेगा, वो साउंड सिखाना जो है उसमें टाइम लगता है। एज इफ, हाँ क्यों है वो आगे हम देख पाएंगे। तो अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर, और ये आपको उसके कान में आपको सुनाना पड़ेगा, है ना। मैंने आप उसके पीठ पे बैठे हैं और उसके पीठ पर बैठे बैठे उसके कान में आप ये चीज़ करेंगे तो वो आपका वो बात मानेगा। कौन सा बात, आगे हम देखते हैं उसमें। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you gave him the master call, और आप जानते हैं जब ये मास्टर कॉल आप उसके कान में फुसफुसाएंगे तो वो क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आप रास्ता भूल गए हैं, जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, केवल ऊपर में तारों को छोड़कर रात में, तो यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो आप जो है वहाँ पर ज़्यादा देर ठहरने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं। एंड द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और जैसे आप मास्टर कॉल देंगे तो एलिफेंट जो है वो क्या करेगा, आपके सामने का एक पेड़ जो है उसको खींच करके वो गिरा देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द, इससे क्या होगा, जितने भी जानवर हैं वो क्या होगा, फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, तो सारे जो वहाँ जंतु जानवर हैं वो भयभीत हो जाएंगे कि एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे ही पेड़ नीचे गिरेगा, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और बंदर जो हैं वो दौड़ने लगेंगे इस डाली से उस डाली और भागने लगेंगे, है ना। यानी कि आप वहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं वहाँ से भाग जाएंगे तो आपको डर और नहीं लगेगा। ये है कहानी, यहाँ पे जो है वो तोड़ रहा है। तो वैसा पेड़ आपको चुनना पड़ेगा जिससे कि वो पेड़ वो उखाड़ पाए। आप बिल्कुल मोटा पेड़ दे देंगे तो नहीं ना होगा। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप इसको एक चांदनी में, चांद की रोशनी में देख भी सकते हैं कि कैसे जो है जानवर भाग रहे हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, और आप देखेंगे कि जो बारहसिंगे या हिरन हैं वो ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ इधर उधर बिलो जो है नीचे में देखेंगे कि चारों तरफ वो भाग रहे हैं इधर से उधर। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको किनारे में ही थोड़ी दूर पर बाघ की भी आवाज़, गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, भले ही वो डरा हुआ ही क्यों ना रहे। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर वो जो है हाथी जो है अगला पेड़ भी उखाड़ देता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर अगला पेड़ उखाड़ने लगता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर और अगला पेड़ उखाड़ने लगता है। यानी इस तरह वो पेड़ उखाड़ते चला जाता है, जिससे पूरे पेड़ में, जंगल में जो है भय का वातावरण हो जाता है और सारे जंगली जानवर आपसे दूर भाग जाएंगे। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, फिर आप देखेंगे कि उसने जो है आपके घर तक सारे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर एक रास्ता सा बना दिया है। यही है कहानी इसका, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।